हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शशांक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मेल की बात करी जा रही है, यानी कि पुरुष की बात करी जा रही है। किसी भी मेल को अगर आप फिजिकली देखते हैं तो केवल ये दो स्ट्रक्चर जो रहता है, यानी कि एक पेनिस का स्ट्रक्चर और एक स्क्रॉटम का जो स्ट्रक्चर रहता है, यही दोनों विजुलाइज रहता है। ये एक पेनिस का स्ट्रक्चर और ये स्क्रॉटम का स्ट्रक्चर। अब स्क्रॉटम क्या है? स्क्रॉटम एक तरीके का पाउच है। वो ऐसा पाउच रहता है कि एक पाउच में बीच में ऐसे एक सेप्टम बना रहता है, और जो स्क्रॉटम रहता है वो दो कंपार्टमेंट को लिए हुए रहता है। हर एक कंपार्टमेंट में एक टेस्टिस मौजूद रहता है, तो एक टेस्टिस एक कंपार्टमेंट में, एक टेस्टिस एक कंपार्टमेंट में रहेगा। ठीक, तो फिजिकली अगर हम देखें तो केवल यही दोनों चीज़ें आएंगी। और बाकी ओवरऑल अगर देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारी एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहले हम इस पूरी चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। ठीक, तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास दो टेस्टिस रहेगा, दो एपिडिडाइमस रहेगा। अब एपिडिडाइमस क्या होता है? टेस्टिस से लगा हुआ ही एक पाथवे, एक रास्ता, एक ट्यूब जो चिपकी हुई रहती है, उसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस। इसका काम स्पर्म के, स्पर्मेटोजोआ के या स्पर्म के मैच्योरेशन में बहुत अहम रोल रहता है। दूसरी हम बात करें तो एपिडिडाइमस के बाद हमारे पास आता है वैस डेफरेंस। आप देखिए यहाँ पर कि ये जो एपिडिडाइमस है, इसके बाद ये ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है और ये वैस डेफरेंस बना रहा है। ठीक, तो हमारे पास दो एपिडिडाइमस, दो टेस्टिस, दो एपिडिडाइमस और दो वैस डेफरेंस होगा। दो वैस डेफरेंस के बाद हमारे पास होगा दो स्पर्मेटिक कॉर्ड। उसके बाद हमारे पास आएगा दो सेमाइनल वेसिकल्स। ये सेमाइनल वेसिकल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड हैं, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि सीमेंस का प्रोडक्शन करती हैं। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। ये पेयर में रहती हैं। इसके बाद आता है दो इजैकुलेटरी डक्ट और एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक पेनिस। ठीक, ये इतना सारा स्ट्रक्चर जो रहता है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। ठीक है, अब आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे आप एक बार देखें इसको कि ये हमारे पेनिस का स्ट्रक्चर है और ये हमारे टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। इस टेस्टिस के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टेस्टिस की थोड़ी सी आप ग्रॉस एनाटमी देखें कि इस टेस्टिस की जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, वो लगभग 5 सेंटीमीटर की होती है, और इसकी जो चौड़ाई रहती है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर की रहती है। और वेट अगर आप देखेंगे तो ये 10 से 15 ग्राम का होता है। ठीक, तो ये टेस्टिस का एक रफली डायग्राम है। इसी रफली डायग्राम को हम यहाँ पर एक समझाने की कोशिश करिए। इसको थोड़ा सा रफली बनाया गया है। आगे स्पर्मेटोजेनेसिस जब हम पढ़ेंगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो हम देखेंगे इन डिटेल इस चीज़ को। अभी आप जस्ट एक ओवरव्यू ले लीजिए कि टेस्टिस को जब हम 20 से आधा काट देते हैं तो टेस्टिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक, अब देखिए ये हमारे टेस्टिस का आउटर एरिया है। हमारे हर एक टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं? ये भी एक तरीके के कंपार्टमेंट होते हैं। ये कंपार्टमेंट कैसे होते हैं? हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में एक से लेकर के 4 सेमिनिफरस ट्यूबल्स होती हैं। ये देखिए, ये बीच में, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, ये कंपार्टमेंट बना हुआ है जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनकी संख्या लगभग 250 होती है। इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूबल्स पाए जाते हैं। ये देखिए बीच में बना है यहाँ पे, ये हमारा सेमिनिफरस ट्यूबल्स है। ये सेमिनिफरस ट्यूबल्स करते क्या हैं? ये सेमिनिफरस ट्यूबल्स का सबसे अहम रोल है, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि स्पर्म को बनाने का काम ये करते हैं। और इन्हीं सेमिनिफरस ट्यूबल्स से बने हुए स्पर्म आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही ये इस स्ट्रक्चर को छोड़ते हैं, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो इनको मिलता है वो होता है रेटिटेस्टिस का। ठीक, तो सेमिनिफरस ट्यूबल से बने हुए जो स्पर्म रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस के बाद ये ट्यूब जो रहती है वो आगे की तरफ बढ़ती है और हमारे पास आता है एपिडिडाइमस। ये हमारा एपिडिडाइमस है। एपिडिडाइमस में हमारे पास 3 स्ट्रक्चर रहते हैं। एक होता है हमारे पास हेड, एक होता है बॉडी और एक होता है टेल। हेड मतलब ऊपर वाला हिस्सा, बॉडी मतलब बीच वाला हिस्सा, टेल मतलब लास्ट वाला हिस्सा। तो एपिडिडाइमस क्या करेगा? ये स्पर्म को मैच्योर करने का काम करता है। और उसके बाद ये एपिडिडाइमस के बाद हमारे पास
वैस डेफरेंस का एक स्ट्रक्चर रहता है, यानी कि ये एक पाइपलाइन रहती है जो आगे स्पर्म को ऊपर की तरफ ट्रैवल कराएंगी। ठीक, अब इसको हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये हमारे टेस्टिस का स्ट्रक्चर था। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, यानी कि स्पर्म बनना यहाँ पे शुरू होंगे। ठीक, स्पर्म के बनने को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्पर्म तभी बनेगा जब बॉडी का टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो। जैसे सपोज़ कर लेते हैं शरीर का जो नॉर्मल तापमान है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो इससे जब तक जो हमारा नीचे वाला हिस्सा रहेगा, जो स्क्रोटम वाला एरिया रहेगा, ये जब तक 4 डिग्री कम तापमान पे नहीं रहेगा तब तक ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। यानी कि इसमें से अगर हम 4 माइनस कर लें तो लगभग स्पर्मेटोजेनेसिस को होने के लिए 33 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। ठीक, अब देखिए ये जो बना हुआ ये टेस्टिस में जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, यानी कि स्पर्म बनेंगे, ये स्पर्म फर्दर एपिडिडाइमस, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया था कि टेस्टिस से लगा हुआ जो ट्यूब रहेगा चिपका हुआ, उसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस। ये स्पर्मेटोजोआ को मैच्योर करने का काम करते हैं। ठीक, तो जो भी यहाँ से स्पर्म बना वो स्पर्म ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, एपिडिडाइमस से होते हुए ये वैस डेफरेंस की तरफ बढ़ेगा और इस रास्ते से होते हुए ये आगे की तरफ बढ़ेगा और सर्कुलेट होते हुए पूरे ट्यूब से सेमाइनल वेसिकल्स के पास पहुंचेगा। यानी कि अब ये आ गई हमारी एक्सेसरी एक ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल्स क्या है? देखिए, सेमाइनल वेसिकल्स सीमन्स का प्रोडक्शन करती हैं। सीमन्स क्या होते हैं? सीमन्स एक तरीके का फ्लूइड होता है जो कि स्पर्म को ट्रैवल करने में या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि सेमाइनल वेसिकल्स जो होते हैं इनका काम, इनका जो सिक्रीशन होता है वो स्पर्मेटोजोआ के या स्पर्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं, जो ग्लैंड होती हैं, ये फ्रुक्टोज, इनके सिक्रीशन में फ्रुक्टोज पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और सिट्रिक एसिड और भी बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सेमाइनल वेसिकल्स के सिक्रीशन में पाया जाता है। ये हमेशा पेयर में रहती हैं, यानी कि ये 2 रहती हैं। तो जैसे ही स्पर्मेटोजोआ जो होगा वो सेमाइनल वेसिकल्स के पास पहुंचेगा, सेमाइनल वेसिकल्स क्या करेंगे उस दौरान अपना सिक्रीशन जो होगा वो आगे की तरफ छोड़ देंगे, यानी कि सीमन्स को छोड़ देंगे। अब स्पर्मेटोजोआ को सीमन्स मिल गया। ठीक, तो जैसे ही अभी और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब इन स्पर्मेटोजोआ के पास सीमन्स है, यानी कि फ्लूइड है। जब ये और आगे की तरफ बढ़ेंगे उसी दौरान हमारे पास आएगी प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए, दोनों ही ग्लैंड सीमन्स का सिक्रीशन करती हैं, लेकिन होता क्या है कि जो सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं वो लगभग 70% सीमन्स का प्रोडक्शन करती हैं। केवल 30% सीमन्स का प्रोडक्शन, यानी कि सेमिनल फ्लूइड का प्रोडक्शन, ये प्रोस्टेट ग्लैंड करती हैं। ये थोड़ा सा अखरोट के शेप की होती है, वॉलनट के आकार की होती है। ये क्या करती हैं, ये अपना अपना सिक्रीशन, यानी कि ये भी सीमन्स को छोड़ती हैं और उसके बाद ये स्पर्म को पूरी तरीके से सीमन्स अब 100% मिल चुका है। 70% सेमिनल वेसिकल्स ने दे दिया, बचा 30% जो था वो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड ने दे दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आ जाता है हमारा इजैकुलेटरी डक्ट। सेमाइनल वेसिकल के जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो सेमाइनल वेसिकल्स अपना सिक्रीशन देते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रीशन देते हैं। अब ये इस पाइपलाइन के पास आ जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। देखिए, कभी भी इरेक्टाइल पेनिस जो होगी, इस इजैकुलेटरी डक्ट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता ये है कि इरेक्टाइल पेनिस, यानी कि जब इजैकुलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है उस दौरान ये इजैकुलेटरी डक्ट खुला रहता है और हमारा जो यूरिन वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारा यूरिन का जो स्फिंक्टर है, जो यूरेथ्रा का, वो बंद हो जाता है। इसीलिए इरेक्टाइल पेनिस में यूरिन का पास हो पाना बहुत मुश्किल होता है और अगर ऐसा किया जाए ज़बरदस्ती तो बहुत ही मुश्किल से यूरिन पास होती है। क्यों? देखिए, इजैकुलेटरी डक्ट जो रहती है और ये जो आपका ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, ये दोनों में से एक बार में अपनी अपनी बारी में खुलेंगी। जब इजैकुलेटरी डक्ट खुला रहेगा तो ये यूरिनरी ब्लैडर का रास्ता बंद रहेगा। जब यूरिनरी ब्लैडर का रास्ता खुला रहेगा तब आपका इजैकुलेटरी डक्ट जो रहेगा वो बंद रहेगा। ठीक, अब आप देखिए, ये स्पर्म्स को सीमन मिल गए थे। अब ये स्पर्म जो रहेंगे वो आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे और इन्हें
एक और ग्लैंड मिलने वाली है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम जो होता है उसे हम कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। ये भी पेयर में रहेंगी। सेमिनल वेसिकल्स भी ग्लैंड थी, ये भी पेयर में थी। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये भी पेयर में है। इसका काम क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है ये स्पर्म को हल्का सा अल्कालाइन नेचर का बनाती हैं, ताकि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो या स्पर्म जो हो वो फीमेल के इंटरनल जेनाइटल में पहुँचें, यानी कि वेजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए यूट्रस तक पहुँचें, अंदर इंटरनल जेनाइटल तक पहुँचें, तो स्पर्म को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि जो यूट्रस है वो अंदर से बहुत ज़्यादा एसिडिक रहता है, तो इसका अल्कालाइन नेचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होगा क्या कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन छोड़ा और इसने स्पर्म्स को थोड़ा सा अल्कालाइन बना दिया। इसके पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो देखिए, जब ये अल्कालाइन हो जाता है तो इसकी पीएच वैल्यू लगभग 7.2 से लेकर के 8 तक इसकी पीएच वैल्यू होती है। ठीक, तो अब ये स्पर्म जो था वो अल्कालाइन हो गया। अब ये आगे की तरफ बढ़ेगा और अब ये यूरेथ्रा में है। देखिए यूरेथ्रा, इस यूरेथ्रा को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। देखिए जो मेल का यूरेथ्रा है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, इसकी लंबाई लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की होती है, और जो फीमेल का यूरेथ्रा रहता है वो केवल 4 ही सेंटीमीटर का होता है। इसीलिए मेल्स में यूटीआई होने की चांसेस थोड़ी सी कम होती है, ऐसा नहीं कि नहीं है, थोड़ी सी कम होती है, और फीमेल्स में यूटीआई बहुत ईजिली हो जाता है क्योंकि फीमेल्स का यूरेथ्रा बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक, तो ये मेल का यूरेथ्रा की यहाँ पे बात हो रही है, तो लगभग ये 15 से 20 सेंटीमीटर का रहेगा, है ना। और अगर हम इंच में देखें तो ये लगभग 7 से 8 इंच का होता है। ठीक, तो अब ये यूरेथ्रा आपने देख लिया। अब इसमें थोड़ा सा आप एक्सटर्नल जेनाइटल देख लीजिए, यानी कि मेल का जो है वो पेनिस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए मेल के पेनिस के स्ट्रक्चर में यहाँ पे 2 प्रकार की बहुत ही स्पेशलाइज्ड मसल्स पाई जाती हैं, टिश्यू पाया जाता है जो कि पेनिस में मौजूद रहता है। जो आउटर मसल्स हमें बहुत इजीली सुपरफिशली जो स्किन के अंदर दिख जाती हैं वो हमारी होती हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक, एक मसल्स हमारी होती है कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो कि आप ये देख रहे हो, और दूसरी मसल जो हमारी होती है जो थोड़ा सा अंदर की तरफ होती है, यहाँ ब्लू कलर से देखिए बना हुआ है ये, इसे हम कहते हैं, ये वाला, इसे हम कहते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम। ये 2 मसल जो होती हैं ये हमारे पेनिस को इरेक्ट होने में, इरेक्टाइल कंडीशन में लाने के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। तो ये तब आपने देख लिया पेनिस। इसके बाद आता है हमारा पेनिस का ग्लैंस। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये हमारे पेनिस का ग्लैंस है। ठीक, हमारे पेनिस के ग्लैंस में प्यूबर्टी एज के पहले जो फोरस्किन रहती है वो चिपकी हुई रहती है, लेकिन प्यूबर्टी एज यानी कि 14 साल के बाद, 14-15 साल के बाद जब मेल अपनी मैच्योरिटी वाली एज में आ जाते हैं, प्यूबर्टी वाली एज में आ जाते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी, ये जो फोरस्किन रहती है इसको हल्का सा ढीला हो जाना रहता है और इस फोरस्किन को, इस ग्लैंस को छोड़ना चाहिए। ठीक, प्यूबर्टी की एज में आने के बाद। लेकिन होता क्या है कि कई बार ऐसा देखा गया, रेयर केसेस में देखा जाता है ऐसा कि ये जो फोरस्किन रहती है ये ग्लैंस से चिपकी हुई रह जाती है और ये ग्लैंस को छोड़ती नहीं है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं फिमोसिस। यदि आपकी फोरस्किन ग्लैंस से चिपकी हुई है और इसने छोड़ा नहीं है पेनिस को, पेनिस के ग्लैंस को, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं फिमोसिस। एक बहुत ही माइनर सा एक प्रोसीजर रहता है जिसे हम कहते हैं सर्कमसिशन। मुस्लिम्स कम्युनिटी में इसे हम खतना भी कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा जो हमारी जो फोरस्किन रहती है उसको हल्का सा, एक्स्ट्रा जो फोरस्किन रहती है उसको हल्का सा कट कर दिया जाता है ताकि ये ग्लैंस के पीछे चली जाए। इससे क्या होता है कि जो भी सेक्सुअल डिजीज़ रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होने की चांसेस हो जाती है कि सेक्सुअल डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो, क्योंकि अगर ये ग्लैंस पूरी तरीके से कवर अप रहेगा और इसको जगह नहीं मिलेगी तो फिर यहाँ पे बहुत सारी गंदगी इकट्ठा हो जाती है। ठीक, तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आगे हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम इस टेस्टिस को थोड़ा सा और अच्छे से बना करके आपको बताएंगे और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस किस प्रकार से होता है उसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।